ओलंपिक से अच्छी खबर मिलती नजर आ रही है, जहां बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास एलवाई इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियान को दोनों सेट में हरा चुके हैं। यानी अब कुल मिला के एक मेडल और पक्का होता है। बिल्कुल 21-9, 21-15 से इंडोनेशिया के खिलाड़ी को सुहास एलवाई ने हराया है। बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई का एक मेडल पक्का हो गया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं सुहास एलवाई और एक अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग कर रहे हैं और अब एक और मेडल भारत की झोली में आता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कौशल, दिलचस्प तो ये होगा जब तरुण ढिल्लन भी अपना मैच जीत जाएंगे तो कुल मिला के इंडिया वर्सेस इंडिया फाइनल का जो एक दिलचस्प मुकाबला होगा वो ऐतिहासिक होगा पैरा ओलंपिक के लिहाज से और भारत के लिए भी। और इसी खुशखबरी का इंतजार हम कर रहे थे सुबह से, जब हम लगातार अपडेट एबीपी गंगा पर दर्शकों को दे रहे हैं कि ना सिर्फ नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई, बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस मैच पर मेडल की बाजी लगी हुई थी और देखिए एक मेडल पक्का होना अपने आप में खुशखबरी है। जी बिल्कुल, फाइनल में पहुंचे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, भारत का एक मेडल पक्का है, फाइनल में पहुंच गए हैं बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई। कौशल, अगर बात करें तो ये भारत के लिए इतिहास रचा। उन्होंने पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं जो कि प्रशासनिक सेवा में हैं और पहले प्रशासनिक अधिकारी बने जो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हो गए। यानी कि अब उनका सिल्वर मेडल तो लगभग पक्का हो गया है। अगर अभी बात करें तो लूकस मजूर के हाथों भारत के तरुण ढिल्लन की हार हो गई है। हालांकि भारत के लिए सुबह की जो शुरुआत रही उसमें प्रमोद भगत ने जरूर जीत दर्ज की, सुहास एलवाई ने जरूर जीत दर्ज की, लेकिन जो एक उम्मीद हम लोग जता रहे थे कि शायद तरुण ढिल्लन अगर अपना मैच जीतते हैं तो इंडिया वर्सेस इंडिया हो जाता, वो नहीं हो सका। तरुण ढिल्लन अपना मैच हार गए हैं फ्रांस के लुकास मजूर के हाथों। अपना मैच हारने के बाद अब वो ब्रोंज मेडल के लिए खेलेंगे। ब्रोंज मेडल के लिए वो इंडोनेशिया खिलाड़ी फ्रेडी के साथ खेलेंगे जिनको अभी अभी सुहास एलवाई ने हराया है। तो अब जो सुहास एलवाई का कल फाइनल मैच होगा वो बात करें तो फ्रांस के खिलाड़ी लुकास मजूर के साथ होगा। और ग्रुप मैच में अगर बात करें तो लुकास मजूर से कल सुहास एलवाई को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि कल जब फाइनल मैच हो तो लुकास मजूर को सुहास एलवाई हराएं और गोल्ड मेडल जीते। अभी तक अगर बात करें तो भारत पैरालंपिक में 13 मेडल जीत चुका है और अब सुहास एलवाई चूंकि फाइनल में पहुंच चुके हैं तो एक मेडल कंफर्म हो चुका है। यानी कि 14 मेडल अब तक भारत के कंफर्म हो चुकी है। इसके साथ साथ प्रमोद भगत भी फाइनल में पहुंचे हुए हैं तो 15 मेडल भारत के अब तक कंफर्म हो चुके हैं। अब देखना यह है कि प्रमोद भगत और सुहास एलवाई क्या अपने सिल्वर को गोल्ड में बदल पाते हैं या नहीं। लेकिन जो एक हम लोग उम्मीद जता रहे थे और सुबह से दुआएं कर रहे थे कि तरुण ढिल्लन भी अपना मैच जीते और इंडिया वर्सेस इंडिया हो, वो नहीं हो सका है। तरुण ढिल्लन अपना मैच हार गए लुकास मजूर के हाथों। उनको 21-16, 16-21 और 21-18 से हार का सामना करना पड़ा है। अब वो भी कल अगर बात करें तो ब्रोंज मेडल के लिए खेलेंगे। अब हमें उम्मीद है और दुआ कर रहे हैं। अच्छा अविनाश, कल का जो मैच था लुकास के साथ वो किस तरीके की, अगर हार भी थी तो कितना अंतर था? क्योंकि देखिए अब फाइनल में मुकाबला सुहास का इन्हीं के साथ होने वाला है। देखिए अगर बात करें तो कल 1:10 पर सुहास एलवाई का जो लुकास मजूर के साथ मैच हुआ था उसमें सुहास एलवाई को 21 और 21-15 से हार का सामना करना पड़ा था। क्योंकि पहली बार वो लुकास मजूर के खिलाफ खेल रहे थे तो जाहिर तौर से बात है कि उनकी टेक्निक और उनकी तमाम सारी चीजों का ज्ञान नहीं रहा होगा। लेकिन कल जब हार का सामना कर लिए हैं तो हमको उम्मीद है कि सुहास एलवाई ने लुकास मजूर को पूरी तरीके से परख लिया होगा। और आज जिस तरीके से उन्होंने मैच खेला इंडोनेशिया के फ्रेडी के खिलाफ, वो दर्शाता है कि जो कल उनकी हार हुई है उससे तरुण से भी जानकारी मिली होगी क्योंकि अब टीम है। अगर देखा जाए तो तरुण ढिल्लन को भी हार मिली है, उसका अनुभव और अपना अनुभव भी साझा होगा और कुल मिला के नई रणनीति के साथ फाइनल में उतरेंगे सुहास एलवाई। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात करते हैं बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, जिसका चौथे चरण का आज आखिरी दिन है। कानपुर और फतेहपुर में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है। 1 सितंबर से प्रबुद्ध सम्मेलन के चौथे चरण की शुरुआत हुई थी। 7 सितंबर को लखनऊ में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन होगा। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी की भी बात कर लें तो समाजवादी पार्टी की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ। तो वहीं सपा की एक और यात्रा है जनादेश यात्रा, वो बहराइच और श्रावस्ती में होगी। बिल्कुल, इसके अलावा भाजपा आज मथुरा ब्रज क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन करेगी। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन का नेतृत्व ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप करेंगे।
बिल्कुल। और कांग्रेस की भी बात कर लीजिए तो आज प्रयागराज जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर है, एक ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी, संबोधित करेंगी। शुरुआत 10 बजे से होगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मंत्र दिया जाएगा। और खास बात यह है कि अभी कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है वो सोशल मीडिया हैंडलिंग स्किल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक कैसे पहुंचना है इसके गुर सिखाए जा रहे हैं। तो ये बेहद अहम है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब वो वक्त है जिसे तमाम पार्टियां काउंटडाउन के तौर पर ले रही हैं। बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभाएं हैं। ऐसे में कोई कोना छूट ना जाए, किसी का कोई वोटर छूट ना जाए, ये सभी पार्टियां सुनिश्चित कर रही हैं। इसीलिए सही वक्त पर रणनीति बनाना और जमीन पर उतर जाना सबका लक्ष्य है। और देखिए, इसीलिए रंग बिरंगी आपको यात्राएं दिखाई देंगी, रंग बिरंगी आपको सम्मेलन नजर आएंगे और मकसद होगा अपना अपना वोट बैंक साधने का। जी। चलिए, अब क्या कुछ सियासी गतिविधियां आज रहने वाली हैं उसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक का रुख कर लेते हैं। पहले विवेक, जिस तरह से आज सियासत के जो जितने भी सूरमा हैं अलग अलग पार्टियों के, वो मैदान में नजर आएंगे, चाहे बात बसपा की कर लें, सपा की कर लें, भाजपा की करें या फिर करें बीएसपी की, तमाम पार्टियां अलग अलग तरीकों से सम्मेलनों के जरिए, रैलियों के जरिए, यात्राओं के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। आज किस तरह का माहौल रहने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर आपसे इस बात की जानकारी मांगे तो? जी बिल्कुल कौशल, देखिए महोत्सव है, ये उत्सव है, उत्सव का माहौल है और चुनावी उत्सव है। रैलियों और सभाओं का, यात्राओं का दौर चल रहा है और जिस तरह से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं, सारा जोर ब्राह्मणों पर है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे शुरू किया, अब बीजेपी भी इसे शुरू करने जा रही है। उधर ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव तरीके से एक सम्मेलन करने जा रही है ब्रज क्षेत्र में। और आपको बता दें कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पहले 2018 में भी 1 महीने तक ओबीसी को लुभाने के लिए बीजेपी ने इस तरह का सम्मेलन किया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो इनके ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी हैं, तमाम मंत्री हैं, वो भी शामिल हुए थे। और जिस तरह से ओबीसी को तवज्जो दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे तमाम अन्य पार्टियों के लिए लग रहा है कि खतरा है, ये वोट बैंक उनका खिसकने की आशंका है, क्योंकि छोटी जातियों को, बैकवर्ड जातियों को लगातार प्रभावित करने के लिए, अपने पाले में खींचने के लिए समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य दल हो, कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। तो ये बहुत बड़ा सम्मेलन है बीजेपी का, जो ब्राह्मण को लुभाने के लिए, हालांकि ब्राह्मणों को नाम नहीं दिया है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो बीजेपी करने जा रही है उसको इंटेलेक्चुअल लोगों से जोड़ने के लिए कहा है। उसमें यह कहा गया है कि तमाम बड़े जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, अन्य प्रोफेशन से जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। लेकिन निशाना ब्राह्मण ही है। हालांकि ब्राह्मण को हमेशा बीजेपी के साथ देखा गया है, ब्राह्मण और वैश्य समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस तरह के एग्रेसिव सम्मेलन करके, एग्रेसिव नीति अपनाकर, रणनीति तो जो कार्यक्रम किए हैं, उससे बीजेपी को भी लगा कि तस्वीर नजर आती है, नॉन यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश में तमाम पार्टियां नजर आती है, कोई प्रबुद्ध तो कोई ओबीसी, तमाम चीजों को सेग्रीगेट करके देखा जा रहा है। लेकिन अब प्रयागराज में कैसा माहौल है, इसके लिए रुक करेंगे मोहम्मद मोइन का। देखिए, सियासी मॉनसून, सियासी सावन तो लगातार चल रहा है, बारिश के साथ आप खड़े हैं मोहम्मद मोइन। आप बताइए कि आज प्रयागराज में किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है वो सुबह 11 बजे शुरू होगा। हालांकि रात भर तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से कार्यक्रम आज थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा प्रभावित भी हो सकता है। लेकिन जो महासचिव हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि हमें पहले संगठन को मजबूत करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना होगा। और कल भी उन्होंने जो कई जगहों पर प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पिछले दिनों में कांग्रेस का संगठन कमजोर था,
होगा, लेकिन हम जमीनी स्तर पर जाने के बजाय हम बड़ी बड़ी सभाएं करते रहे, रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, और यही वजह है कि हमें उस तरीके की कामयाबी नहीं मिल सकी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार हमें अपना संगठन मजबूत करना है, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी है, उन्हें तैयार करना है चुनाव के लिए, और अगर बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होगा तो कांग्रेस पार्टी को वोट जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज भी शाम 4 बजे के आसपास वर्चुअल तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकती हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने कई ट्रेनर भेजे हैं। मोइन, जल्दी से जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग तो दी जा रही है सोशल मीडिया की भी, लेकिन लगता नहीं है कि थोड़ा सा लेट हो गई है कांग्रेस, क्योंकि तमाम पार्टियों की रणनीति तैयार है, वो जमीन पर उतरे हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी मजबूत होने की कवायद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी यही है कि उसके पास संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, जो हैं वो नेता हैं और नेता जनता के बीच जाते नहीं हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी वजह से रणनीति में बदलाव किया है, नए लोगों को जोड़ने की कवायद की है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। जो कार्यकर्ता शिथिल पड़े हुए थे, घर बैठे हुए थे, उन्हें एक्टिवेट करके, उन्हें ट्रेनिंग दे करके मैदान में उतारने की कवायद है। निश्चित तौर पर देरी से उठाया गया कदम है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई, उन्हें एक्टिव किया, उन्हें सक्रिय किया, मैदान में उतारा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो तस्वीर देखने को मिलती है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस है और वो अलग तरीके से पार्टी को हैंडल कर रही हैं, और वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो वो प्रयोग कर रही हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। बिल्कुल, और इसका इंतजार सभी को रहेगा क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी जोर शोर से जुटना होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। विवेक, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पे आपका रुख करेंगे। हाँ, क्योंकि आगे जो हम बात करने वाले हैं वो खबर है बाढ़ से जुड़ी हुई। आज भी 2 जिले ऐसे हैं जिसका सीएम योगी दौरा करेंगे, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। यहाँ हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम। जी बिल्कुल, बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात कर राहत सामग्री बांटेंगे मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कल भी मुख्यमंत्री ने 2 बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया था और लोगों की परेशानियों को जाना था। बिल्कुल कौशल, देखिए ये बेहद अहम मसला है क्योंकि पूर्वांचल को अगर देखा जाए, जहां पर सारी लगभग नदियां उफान पर हैं, डेंसिटी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या घनत्व के लहजे से बहुत बड़ा इलाका आता है। ऐसे में अगर बाढ़ की विभीषिका देखी जाती है या परेशानी देखी जाती है तो उससे प्रभावित होने वाले लोगों का दायरा अपने आप बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में एक गांव के भीतर इतने सारे घर होते हैं, उनको विस्थापित करने की चुनौती, बाढ़ जहां बांधों को तोड़ती है तो उन बांधों को बचाने की किल्लत। कई बार गांव वाले खुद से बांध को चाहते हैं कि जोड़ कर रखें ताकि गांव के गांव ना बहें। ऐसे में इन लोगों से मिलना, मुलाकात करना, और इतने दूर दूर के इलाके होते हैं कौशल, जहां पर फोन की सुविधा, तमाम चीजें, लाइट नहीं होने से मोबाइल चार्ज नहीं होगा, तो ये लोग मदद किससे मांगेंगे, कैसे मांगेंगे। ऐसे में पूर्वांचल के लिहाज से बेहद जरूरी है कि तमाम तंत्रों को सुचारू किया जाए, मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में बाढ़ की परेशानी होती है तो परेशान होने वाले लोगों की संख्या गिनती से बाहर हो जाती है। तो इसीलिए हमारे 2 सहयोगी हैं, नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हैं, लखनऊ से हैं विवेक त्रिपाठी। नीरज का रुख कर लेते हैं क्योंकि गोरखपुर में भी राप्ती का कहर देखने को मिल रहा है, कई बांधों के टूटने की खबर मिल चुकी है। नीरज, अब किस तरीके की जानकारी, क्या नेपाल का पानी भी परेशान कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो गोरखपुर का कौड़ीराम की जो रोड है, बनारस जाने वाली रोड, वहां पर एक रिंग बांध टूटा, 2 गांव प्रभावित हुए और ये गुरुवार की भोर की घटना है। और उसके बाद से अब कल की बात करें तो चौरी चौरा में बांध टूटा है और वहां राजधानी का बांध, जो मुख्य बांध था, वो टूटने से काफ़ी तबाही मची और लगभग 1 दर्जन से अधिक जो ग्रामीण हैं वो प्रभावित हुए हैं। लगभग 25 से 30 हज़ार की आबादी प्रभावित हुई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है, बलरामपुर के बाद वे सिद्धार्थनगर से फिर महाराजगंज होते हुए गोरखपुर आएंगे। लगभग 1 बजे आने का है और जगह इलाके में वो राहत सामग्री वितरित करेंगे और जो बाढ़ है उसकी समीक्षा भी करेंगे। और इस समय हम गोरखपुर का ही जो राप्ती और रोहिन का जो तटबंध, जो संगम स्थल है, वहाँ का एक गांव है उत्तरी कोलिया का, हम आपको दिखा देते हैं। जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है, लगातार पानी बढ़ रहा था।
राहत की बात यह है कि राप्ती का पानी अभी जो जलस्तर है थोड़ा कम हुआ है, रोहिन भी घट रही है, लेकिन ये उतार चढ़ाव बना हुआ है। और यही वजह है कि पहली मंजिल पर आप देख सकते हैं मकान के पहली मंजिल पर लोगों को शरण लेनी पड़ रही है। और ये बहुत ही भयावह तस्वीर अगर कहा जाए तो ये कम नहीं है। और ये देख लीजिए कि इधर भी पूरी तरह से बाढ़ के पानी से पूरा इलाका ग्रसित है और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि नाव से लोग आ रहे हैं, किया गया है, जो लोग रुके हुए हैं उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये सब ठीक है? बातचीत हो रही होगी आपकी तो? जी बिल्कुल, लोग बंधे पर शरण हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन है वो लगातार मदद पहुंचा रहा है, राहत सामग्री और उसके साथ ही राशन का वितरण भी किया जा रहा है। और नीरज, लोगों को जो आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। आज क्या कुछ मुख्यमंत्री का दौरे से लेकर जानकारी मांग लेते हैं विवेक से। विवेक, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है और जिलों का दौरा कर रहे हैं जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके, आज भी सिद्धार्थनगर और महाराजगंज उन्हें जाना है, लेकिन कहीं कहीं से जिस तरह की शिकायतें विस्थापन को लेकर लोगों के सामने परेशानियां भी आई हैं, प्रशासन पर आरोप लगे, क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री इस पे भी सख्त एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि नोडल अधिकारियों को वैसे ही नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि लापरवाही पर मुख्यमंत्री बख्शते नहीं है। देखिए कौशल, कल रात में ही मुख्यमंत्री ने सारे अधिकारियों को जो नोडल अफसर बनाए हैं उनको भेज दिया है। दो तरह के टीम बनाई गई है। एक टीम जो कल रात में पहुंच गई है, इसके अलावा एक टीम कल से पहुंचेगी। जो बाढ़ का पानी है, जो राप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जितने भी जनपद हैं वहां पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। तो ये जैसी मौसम विभाग की चेतावनी थी, आज आखिरी दिन है बारिश का, तूफान का, बाढ़ का, और ये पानी उतरना शुरू होगा। ऐसा मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज से पानी उतरना शुरू होगा। तो कल से थोड़ा सा वहां पर जो संक्रामक रोग है, बीमारी है, गंदगी है, पानी उतरने के बाद काफी खराब स्थितियां हो जाती हैं। बिल्कुल विवेक, ये बेहद जरूरी है। व्यवस्थाओं की जरूरत अभी इस वक्त सबसे ज्यादा है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड में 5 सितंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत की तैयारी अंतिम चरण में है। आज अन्य राज्यों से किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 200 से ज्यादा जगहों पर किसानों के ठहरने और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। वहीं जिला प्रशासन ने सभा स्थल में सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रशासन ने जगह जगह पर सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था भी कराई है। महापंचायत में किसी तरीके की अराजकता ना हो, हिंसा ना हो, इसे लेकर भी जो सभा स्थल है, जरूरी रास्ते हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चलिए, हमारे सहयोगी बलराम हैं जो जमीनी स्तर की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। बलराम, ये बताइए कि कितने एक साथ इकट्ठे होने की खबर मिल रही है, कितने लोग आ चुके हैं, कितने आने बाकी हैं, और प्रशासन की व्यवस्था? देखिए, अगर हम किसानों के पहुंचने की बात करें तो लगातार किसान मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं और लगभग 40,000 किसान अब तक मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल की जो महापंचायत है उसमें 7 से 8 लाख जो किसान है वो पहुंचेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के जो किसान नेता हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि किसानों के लिए चुनौती इसलिए है कि इतनी भारी तादाद में अगर किसान पहुंच रहे हैं तो उनके ठहरने का, उनके भोजन का और शांतिपूर्ण ढंग से महापंचायत संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। और उसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की है, क्या प्लानिंग की है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वहीं हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि अभी भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में देश के कोने कोने से आ रहे भारी तादाद में किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण हो और ये कोरोना वैश्विक महामारी मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में ना फैले, इसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन की है। इसीलिए प्रशासन ने जगह जगह पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, मास्क की व्यवस्था की है। बिल्कुल बलराम, बहुत शुक्रिया आपका ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर है, क्योंकि 5 सितंबर को जो महापंचायत है उसमें बड़ी तादाद में किसान जुटेंगे।